Dear friends, I, Dr. Shamsher Singh, welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube channel. Today, I am going to discuss on very important aspect, which is a problem of the male, that is prostate gland hypertrophy. So, prostate gland hypertrophy, which is also called as a prostate gland enlargement, this is a very common problem to the male affecting worldwide. अगर आप देखें more than 40% of the male they are affected with prostate gland hypertrophy, जिसमें कि प्रोस्टेट जो ग्लैंड है हमारा इसका साइज बढ़ जाता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोस्टेट ग्लैंड. ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता क्या है? सो प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है. इट इज ए मास, it is a group of cells which are present below the urinary bladder. ये हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे दोनों तरफ एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं. नॉर्मली अगर आप देखें तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इट इज यूजफुल फॉर आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में बहुत बेनिफिशियल है बिकॉज इट कोलेक्ट फ्लूइड फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन. जो आपका सीमन है, जो स्पर्म है, उसमें जो फ्लूइड है उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है. दूसरा, इट इम्प्रूव द स्पर्म मोटिलिटी एंड स्पर्म हेल्थ. जो स्पर्म की हेल्थ है, जो उसकी मोटिलिटी है, जो उसका लाइफ स्पैन है, उसको मेंटेन करता है. अब क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आवर प्रोस्टेट ग्लैंड इज बिकम एनलार्ज. अगर इसका साइज बढ़ जाता है तो उस केस में पेशेंट्स को क्या करना चाहिए, किस टाइप की मेडिकेशंस लेनी चाहिए, किस टाइप के हर्बल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कैसे उसको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए. तो आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये सारा डिस्कशन करने जा रहा हूं. तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये मोर देन 40% लोगों को इफेक्ट कर रहा है. अगर हम साइंटिफिकली डाटा को देखें, बिकॉज आई ऑलवेज रिप्रेजेंट सम साइंटिफिक डाटा इन दिस पर्टिकुलर चैनल, अगर हम इस डाटा को देखें more than 14 lakh population male they are suffering from the prostate enlargement, prostate hypertrophy, which is called as a benign prostate hypertrophy. तो more than 14 lakh per patient जो है in 12 countries, more than 120 countries they are affected. अगर हम इसमें से देखें तो मोर देन 3.7 लाख पॉपुलेशन डाइंग एवरी ईयर, हर साल उनका डेथ हो रहा है. बिकॉज अगर हम प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी को ट्रीट नहीं करते तो इट मे बिकम कैंसरस. उस केस में ये कैंसरस हो जाता है जिस केस में पेशेंट का डेथ हो सकता है. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि वाई द प्रोस्टेट ग्लैंड बिकम एनलार्ज. ये दो कंडीशन में एनलार्ज होता है. इसका साइज दो कंडीशन, दो टाइम पे बढ़ता है. द फर्स्ट टाइम इज ड्यूरिंग द यंग एज. जब हम ग्रोथ कर रहे हैं, यंग एज में है, 16 ईयर, 17 ईयर, 20 ईयर लाइक दैट, उस केस में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, उनका ग्रोथ होता है. और उनकी ग्रोथ के साथ साथ जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका भी ग्रोथ बढ़ता है. बिकॉज नो बॉडी कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. अगर मैं ये कहूं कि आप अपने हेयर का ग्रोथ जो है उसको रोक सकते हैं, नो बॉडी कैन स्टॉप. अगर मैं ये कहूं कि आप अपने हेयर्स को वाइट होने से रोक सकते हैं, नो बॉडी कैन स्टॉप. सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म वेयर द प्रोस्टेट ग्लैंड स्टार्ट टू ग्रो विद आवर जेनिटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. अब दूसरी प्रॉब्लम कब आती है? वेन एवर द एज ऑफ द पर्सन गो बियॉन्ड 40 ईयर. अब पहले तो ये था कि अगर आप डाटा देखें साइंटिफिकली, मोर देन 40 ईयर एज ऑफ पॉपुलेशन एंड 40 to 60 year age of population is basically affected with this prostate hypertrophy. बट नाउ डेज अगर हम आज बात करें तो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है, हमारी डाइट चेंज है, हमारी हैबिट्स चेंज है. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन above than 30 years of age they are also affected, but more prevalence is from 45 year to 60 year of the age population or above than that. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ
अबव देन द एज ऑफ 40 ईयर, जब हमारी एज 40 ईयर से बढ़ती है तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरट्रॉफी क्यों होता है? बिकॉज हमारी बॉडी में एक हार्मोन्स होता है जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. सो दिस टेस्टोस्टेरोन इज present in our body, and in the presence of one enzyme 5 alpha reductase it is converted into dihydrotestosterone. तो ये एक अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है. जो हमारा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, जब इसका लेवल बढ़ता है इन द एज ग्रुप ऑफ 40 टू 60 और 65 ईयर, तो ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज जो है उसको बढ़ा देता है. और अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि वेन एवर द प्रोस्टेट ग्लैंड साइज इज इंक्रीज्ड आउटसाइड, अगर तो ये बाहर को बढ़े देन देर इज ए नो प्रॉब्लम. बट वेन एवर इट इज इंक्रीज टूवर्ड द इनर साइड, तो तब क्या होता है, बिकॉज फ्रॉम आवर यूरिनरी ब्लैडर देर आर आवर टू यूरिटर्स जो हमारा यूरिन कैरी करते हैं टूवर्ड यूरिथ्रा सो दैट इट विल एक्सपेल आउटसाइड. तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सो जस्ट नियर टू द ओपनिंग ऑफ द यूरिटर्स. तो ये क्या करता है, यहाँ पे लोअर पॉइंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर लगाता है. सो दैट प्रेशर रिड्यूस द यूरिन आउटफ्लो. दैट प्रेशर कॉज अर्जेंसी टू यूरिनेशन. तो ये हमारे यूरिनेशन में बहुत सी प्रॉब्लम करता है. दैट्स वाई अगर हम देखें तो यो पेशेंट प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी से सफ़र करते हैं, उनको कुछ जनरल प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि दे फील सम अर्जेंसी और डिस्ट्रेस ओवर द लोअर साइड. उनको लोअर साइड से कुछ अर्जेंसी रहता है, कुछ फोर्स फील होता है, सो दैट दे वांट टू एक्सपेल देयर यूरिन आउटसाइड. दूसरा क्या रहता है, सो सच टाइप ऑफ द पेशेंट दे आर अनएबल टू एक्सपेल द होल अमाउंट ऑफ द यूरिन. वो अपना यूरिन कंप्लीटली एक्सपेल नहीं कर पाते. तीसरा क्या रहता है, नाइट टाइम दे मोस्टली हैविंग ए प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं नॉक्ट्यूरिया. सो नॉक्ट्यूरिया जो है, नाइट टाइम हमारा जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे पेशेंट का क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है. सो दैट्स व्हाई नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्बेंस इज कॉमन इन केस इफ द पेशेंट इज हैविंग ए दिस प्रॉब्लम. उसके बाद क्या रह जाता है कि सम टाइम देर इज ए रिंकल्स विच आर अपेयर ओवर द स्किन साइड, एंड सम टाइम देर इज ए प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन. यूरिन में पस भी आता है. इन केस ऑफ क्रोनिसिटी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ द ब्लड कैन बी देयर. सो ऐसी प्रॉब्लम पेशेंट्स को रहती है. अब ये आ जाता है कि हाउ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम, इसका हम डायग्नोज कैसे करें, ट्रीट कैसे करें. So there are two type of diagnosis. One is called as a physical diagnosis and another is called as a medical investigation using some instruments, using some biological or by laboratory test. So जो physical examination हमारा रहता है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं कि वी आस्क द पेशेंट कि आपको नाइट टाइम पे कितनी बार यूरिन आता है. सो बार बार आप यूरिनेशन के लिए जाते हैं, कितने टाइम के लिए जाते हैं. So such type of the question can be there. And the second thing which is commonly asked to the patient, that is the urine leakage, कि कहीं आपका यूरिन आपकी जो पेंट है उसमें लीकेज तो नहीं होता. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट evacuation ऑफ द यूरिन. तो कहीं आपका ऐसे तो नहीं है कि आप यूरिन करने जा रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, तो फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें और यूरिन करना है. सो सच टाइप ऑफ अर्जेंसी और डिस्ट्रेस आर यू फीलिंग. और नेक्स्ट रहता है कि इज देयर एनी काइंड ऑफ पस विच इज अपेयर्ड इनसाइड द यूरिन, हम ये भी देखते हैं. उसके बाद हमारे कुछ क्या आ जाते हैं, बायोकेमिकल और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट रहते हैं. सपोज वन इज द यूरोफ्लोमेट्री, तो उसमें हम यूरिन फ्लो देखते हैं यूरोफ्लोमेट्री में. उसके बाद हमारा आ जाता है अल्ट्रासाउंड. सो अल्ट्रासाउंड इज बेसिकली टू सी वेदर व्हाट इज द साइज. हम साइज देखते हैं कि जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज कितना का है, बड़ा हुआ है, इनर साइड को बड़ा है या इट इज आउटर साइड को बड़ा है, या कितना इसका साइज है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम. तो हम ये देखते हैं कि इफ द पेशेंट इज गोइंग फॉर यूरिनेशन, तो यूरिनेशन के बाद उसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना रहता है, बैक साइड यूरिन रिटेंशन कितना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोस्टेट एंटीजन पीएसए टेस्ट. तो पीएसए टेस्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है इट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट प्रॉब्लम. सो ऐसे कुछ फिजिकल्स एंड सम मेडिकल लेबोरेटरी टेस्ट
दैट आर नीड टू बी इन्वेस्टिगेट, हम करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, हाउ यू कैन मैनेज इट, हाउ यू कैन reduce the symptoms, because there is still no any treatment। अगर आपको कोई ये कहता है कि हम इसको completely prevent कर सकते हैं, then surgery can be the last option। otherwise I will tell you कि आप इसको कैसे in case of acute, moderate and in severe condition आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप acute से सफर करते हैं, you are having a low problem, बहुत कम प्रॉब्लम है, उसमें आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है लाइफस्टाइल मेंटेनेंस। आप अपने लाइफस्टाइल को, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें। सो विच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, आई विल टेल यू कि फर्स्टली अगर आप अपने यूरिन को रोकते हैं, यू आर कीपिंग योर यूरिनेशन, यू आर गोइंग अंडर डिस्ट्रेस, आप यूरिन आ रहा है आपको बट आप यूरिनेशन के लिए नहीं जाना चाहते, तो आप इमीडिएट यूरिनेशन के लिए जाएं। बिकॉज डोंट बी वेट दैट वी विल गो आफ्टर सम टाइम। सो द सेकंड जो रहता है कि डोंट टेक सम टाइप ऑफ द एंटी कफ सिरप, जो हमारे कफ सप्रेसेंट रहते हैं। अगर आपको कफ आ रहा है, don't take mostly the cough syrups and also antihistamininergic drugs। ये क्या करती हैं, जो आपके कफ सिरप्स हैं और जो आपकी एंटीहिस्टामिनर्जिक ड्रग्स हैं, ये आपका जो यूरिन का पैसेज है उसको शॉर्ट कर देती हैं और यूरिन आउटफ्लो को रिड्यूस कर देती हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, बार बार यूरिन अर्जेंसी होगा। नाउ द थर्ड कंडीशन इज डोंट बी एक्सपोज योर सेल्फ टू वर्ड हाई कोल्ड। अगर आप बहुत ठंड है बाहर की तरफ, तो आप अपना एक्सपोजर कम करें, उस केस में भी हमारा यूरिन आउटफ्लो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, आप कोल्ड ड्रिंक अपनी लाइफ में ना लें। सेकेंडली अवॉइड स्ट्रॉन्ग कॉफीज और एनी काइंड ऑफ कॉफी इफ यू आर टेकिंग, बिकॉज इट कंटेन कैफीन। Third, you should avoid any kind of tea, either you are taking a red tea or a black tea, इसको आप अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप अल्कोहल को भी अवॉइड करें, बिकॉज अल्कोहल इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। तो हम चाहते हैं कि यूरिन वॉल्यूम कम रहे, सो दैट वी विल नॉट सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो आप अल्कोहल इनटेक को कम करें। उसके साथ साथ अगर आप एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर और एक्सेसिव सिटिंग करते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो अपना सिटिंग टाइम कम करें। और इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्सेसिव वाटर एट ए टाइम, आप यू शुड टेक ए लिटिल बिट वाटर आफ्टर द फ्रीक्वेंट टाइम। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी पीजिए थोड़ी देर के बाद, सो दैट इज टू मच बेटर। और उसके साथ स्मोकिंग ना करें। और साथ ही साथ अगर आपको नाइट टाइम यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आप इवनिंग टाइम पे बिफोर गोइंग टू स्लीप 2 घंटे पहले अपना वाटर ड्रिंकिंग जो है उसको कम कर दें। जहां 2 घंटे पहले जो वाटर ड्रिंकिंग है उसको कंप्लीटली स्टॉप कर दें। So it is better for the acute management, you should take water from the early morning up to the evening 5 p.m. or 6 p.m. so that you will not suffer from any kind of night urination nocturia। So इस केस से आप अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कंडीशन आ जाता है मॉडरेट। अगर आप मॉडरेट से सफर करते हैं, तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स चाहिए। sometime you consult your doctor to take some treatment। सो जो हर्बल उसमें कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं, यू शुड टेक ग्रीन टी, आप ग्रीन टी को लें। साथ ही साथ आप अपना विटामिन ई एंड विटामिन सी, इन दोनों का कंजम्पशन जो है वो जरूर करें, बिकॉज विटामिन सी एंड विटामिन ई दे आर बोथ आर द एंटीऑक्सीडेंट। एंड आल्सो विटामिन सी एंड विटामिन ई रिड्यूस द ओवर ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। सो दे आर बेटर एंटीऑक्सीडेंट, यू शुड टेक। उसके साथ में आपको कुछ हर्बल रिमेडीज बता देता हूँ। सो देयर आर सम हर्बल रिमेडीज लाइक कचनर पाउडर एंड गोखरू पाउडर एज वेल एज पुनर्वा पाउडर। आप गोखरू का पाउडर लें, पुनर्वा का पाउडर लें, एंड इसके साथ आप तुलसी के कुछ लीव्स ले लें। और तुलसी के लीव्स के साथ साथ इस पाउडर को आप लिटिल बिट वार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। क्या करें, आप गोखरू का पाउडर ले लें 50 mg to 60 mg, साथ के साथ पुनर्वा पाउडर ले लें,
उसके साथ आप लिटिल बिट 10 to 15 mg ऑफ दिस तुलसी पाउडर आप इसको लें। साथ में आप वार्म वाटर लें, जहाँ इसको आप हॉट वाटर में क्या करें, बॉयल करें, देन यू सीव इट, देन यू कैन टेक इट लाइक ए टी। आप चाय की तरह इसको, ग्रीन टी की तरह आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आ जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल प्रोसेस। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में whenever you go for medical treatment you must consult your doctor, because इसमें दो तरह की मेडिसिन हम यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अल्फा ब्लॉकर, बिकॉज हम अगर अल्फा ब्लॉकर देते हैं उससे आपका यूरिन आउटफ्लो बढ़ता है। सो लाइक प्रेजोसिन, ट्रेजोसिन, डॉक्साजोसिन, ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं सो दैट योर यूरिन आउटफ्लो कैन बी इंक्रीज्ड। जो सेकंड रहता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर देने से आपका टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज नहीं बढ़ेगा। सो दैट 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर को अगर आप लें तो उससे आपका जो साइज बढ़ रहा है, जैसे फिनास्टीराइड है, ड्यूटास्टीराइड है, सो ये मेडिकल प्रैक्टिस में आते हैं, यू शुड टेक एज पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। तो ऐसे फिनास्टीराइड, ड्यूटास्टीराइड ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो साइज को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर का भी आता है, जैसे फिनास्टीराइड एंड डॉक्साजोसिन। सो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। उसके साथ मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ, सपोज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम टू मच प्रॉब्लम, और अगर आपका डॉक्टर कहता है कि देर इज ओनली ए वे दैट वी शुड डू सर्जरी, तो आप सर्जिकल प्रोसीजर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर सेफ। सर्जरी के केस में आप लोगों के देर आर सम लेजर टेक्निक्स विच आर यूज्ड, and instead of that there are some other techniques they are prefer। so इस केस में क्या रहता है, जो पेशेंट है it will not move from the benign hypertrophy toward the cancerous side। तो दोस्तों आज मैंने इस लेक्चर में आपके साथ प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, उसके कॉज क्या हैं, उसके सिम्टम क्या हैं, डायग्नोसिस क्या हैं, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, सो आई हैव डिस्कस विद यू। सो यू शुड लाइक, watch, subscribe SSB Pharma Learning channel and share these type of the medical videos। You are welcome, thank you very much।